हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने साइंस के 2-4 जो लेक्चर डाले थे तो उनको आपने देखा होगा। अब हम आपके लिए जैसे बच्चों ने कहा कि भाई चैप्टर वाइज सर दिखाइए, तो चैप्टर वाइज हम इसको आपको 10th क्लास की साइंस को पहले चैप्टर से कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण, वैसे तो चैप्टर देखने को 10th का है, लेकिन आपको चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के या एमएससी के या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको बेस चाहिए, जैसे आपको किसी के साइंस का अगर आपको बेस पढ़ना है तो आपको 9th और 10th क्लास की साइंस को वास्तव में पढ़ना है। जैसे आप जो बेसिक चीजें हैं वो आपको 9th और 10th में ही पढ़ने को मिलेंगी। अब आप हायर क्लास में पहुंच जाएंगे तो 9th और मतलब वो चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन उतना डीप में नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो ये वीडियो वैसे तो देखा जाए तो 10th क्लास के लिए, लेकिन वैसे अगर आप समझने के जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो ये सभी क्लासों के लिए वीडियो ये हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं आती है तो आप इसके माध्यम से आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर न करते हुए पहले पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आखिरकार इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण पे ही पूरा का पूरा फोकस किया गया है। देखिए, वैसे कहने का मतलब अगर हम देखें तो एक समीकरण होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन अगर उसके अंदर हम किसी भी टॉपिक के अंदर हम जाएं तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आइए हम उस सारी की सारी जानकारियों को इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि आपने एक सुना होगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आपने परिवर्तन सुना होगा। परिवर्तन का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। परिवर्तन से मतलब है किसी भी वस्तु में या पदार्थ में या किसी भी चीज में अगर कोई बदलाव होता है तो हम उसको परिवर्तन बोल देते हैं। जैसे हम कहें अभी हम मान लो धूप है और थोड़ी देर में बादल छाने, बादल मतलब जो है आ जाए, तो आसमान बादलों से घिर जाए, तो हम कहेंगे भाई मौसम में परिवर्तन हो गया। आप थोड़ी देर में, अभी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी देर में मौसम इतना ठंडा हो जाए कि लोग गर्म कपड़े पहनने पे मतलब मजबूर हो जाए, तो हम कहेंगे मौसम में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन से मतलब ही है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या किसी भी चीज में कोई बदलाव होगा तो हम उसको परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर पदार्थों में परिवर्तन देखा जाए तो पदार्थों में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार में। या पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन होगा तो या तो वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा या वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो इस चैप्टर का संबंध है वो रासायनिक परिवर्तन से है, लेकिन हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन को भी। आपने एक लाइन में तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन खूब पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आप सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को समझिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन से मतलब है, देखो भौतिक परिवर्तन वहां पर हम कहेंगे जब किसी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में, केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो, या उसमें किसी प्रकार से कोई चेंज ऐसा ना हो जिससे कि पदार्थ ही बदल जाए। पदार्थ ही बदल जाए तो हम उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे ये मार्कर है, अभी देखो मार्कर है, हमने इसको खोल दिया, इसमें भी चेंज हो गया, परिवर्तन आ गया। अभी इसकी नोक दिखाई दे रही है, इसको बंद कर दिया, इसमें भी परिवर्तन हो गया। लेकिन इन सब पर देखो, इसमें हमने देखा ये कागज है, कागज को हमने फाड़ दिया, लकड़ी को हमने तोड़ दिया, मिट्टी ईंट थी, ईंट को हमने बीच से तोड़ दिया, चाक को हमने बीच से तोड़ दिया, तो ये सब भी तो परिवर्तन हुए। लेकिन इन सब परिवर्तनों में आपको एक चीज दिखाई होगी। आपको कहा जाए ये चौक है, मैंने तोड़ दिया, तो आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहोगे चौक है। क्या नया पदार्थ कोई बना? अरे चौक तो चौक ही रहा, खड़िया है वो, चौक तो चौक ही रहा। हम इस मार्कर को तोड़ दें तो हम क्या बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे ये तो इस पदार्थ किससे बना है? प्लास्टिक से बना है मान लो, तो आप कहोगे ये प्लास्टिक है या मार्कर वाली प्लास्टिक है, आप ये बोल दोगे इसके लिए। लेकिन पदार्थ थोड़ी चेंज हुआ। तो जब तक पदार्थ चेंज नहीं होगा तब तक हम उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे आप और अच्छे से समझिए, लकड़ी है, लकड़ी को हमने थोड़ा थोड़ा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हमने पूछा आपसे कि बताओ ये क्या पदार्थ है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेके पूछा तो आप बताओगे ये लकड़ी के टुकड़े हैं। तो पदार्थ, तो आपसे पूछा जाए ये बताओ ये पदार्थ है क्या, तो आप बताओ लकड़ी है।
फर्नीचर है, आपसे पूछा जाए फर्नीचर काहे का है, उस फर्नीचर को मतलब तो आपसे पूछा जाए कि ये काहे का है, लकड़ी का है, तो आप बताओ लकड़ी का है। तो कहने का मतलब ये है कि पदार्थ से मतलब है जब किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन इस प्रकार से हो कि जिससे हमें नया पदार्थ ना मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और अगर पदार्थ ही बदल जाए फिर क्या करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे समझिए आप रासायनिक परिवर्तन को, जैसे हम कहें जैसे कागज है, आपने देखा अगर कागज को हमने फाड़ दिया तब तो वो कागज का टुकड़ा ही रहा, लेकिन अगर उसी कागज को अगर हमने जला दिया, अब जलने के बाद कागज राख में बदल जाएगा। अब राख में बदल गया जलने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अब हम कागज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे उसको, वो पदार्थ ही बदल गया, वो दूसरा पदार्थ है, राख दूसरा पदार्थ है, कागज दूसरा पदार्थ है। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ क्या कागज में जो गुण थे क्या राख में वो गुण है, कागज पे आप लिख सकते हैं, क्या राख पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या राख में जो गुण है कागज में वो गुण बिल्कुल नहीं है। और समझिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हम आपसे कहें घी है, आपने देखा होगा घरों में देसी घी ले लो या डालडा घी ले लो, कोई सा भी ले लो, या मोम ले लो। आपने क्या किया, घी को रख दिया, और ठंड के मौसम में घी जम जाता है और गर्मी के मौसम में घी पिघल जाता है। हमने घी को पिघला लिया, पिघलने के बाद घी तरल अवस्था में आ गया, और रहा क्या, वो घी रहा, पदार्थ तो नहीं बदला, तरल अवस्था में भले ही आ गया लेकिन रहा घी, घी रहा। तो उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए, अब हमने घी को आग में डाल के जला दिया, अब वो जलने के बाद अब वही जो घी है वो जल गया, और जलने के बाद जो भी वातावरण में गर्म गैसों के साथ मिलकर चला गया, क्या अब वो घी रहा, अब कौन सा परिवर्तन बदल गया, वो अब वो रासायनिक परिवर्तन में बदल गया। हम आपसे कहें कि भाई मान लीजिए दूध है, दूध में हमने पानी मिला दिया, ठीक है, या पानी मिलाना छोड़ो, दूध को हमने क्या किया, गर्म किया, तो आप क्या कहोगे, दूध है कैसा है, गर्म है, दूध गर्म ही तो हुआ, वो गर्म भले ही है लेकिन है क्या, दूध ही है। अब उस गर्म दूध को हमने क्या किया, अब उस गर्म दूध में हमने क्या किया, उस गर्म दूध को हमने किसी प्रकार से मतलब उसका मट्ठा बना लिया, मतलब दही बना लिया, तो आप क्या कहोगे कि भाई अब इसका क्या कहोगे, अब उसको दूध बोलोगे, अब उसको आप दूध नहीं बोलोगे, अब आप उसको बोलोगे कि ये दही है। तो कहने का मतलब उसमें तो पदार्थ ही बदल गया, उसमें दूध नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, दही हो गया। तो अब वो पदार्थ ही बदल गया और उस पदार्थ के गुण भी बदल गए। कैसे करके, दही आपको पता है खट्टा होता है और दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी कभी किस बीमारियों में डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई दूध खा लेना लेकिन दही मत खाना, या कुछ बीमारियों में भी कहते हैं दही खा लेना दूध मत खाना। क्यों, ऐसा क्यों? अगर दोनों के गुण सेम है तो डॉक्टर ऐसा क्यों मना करता है, कहीं ना कहीं दोनों के गुणों में कुछ ना कुछ फर्क है। तो आप समझ गए होंगे कि दूध से दही बनना या दही से दही बनने में उसके गुण क्या हो गए, चेंज हो गए। तो आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के गुण चेंज हो जाते हैं और नया पदार्थ बन जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम देखते हैं अब रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा किस तरह से। हाँ देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन बताना इतना हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जब तक आप रासायनिक परिवर्तन नहीं समझ पाओगे तब तक आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, जहां पे भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। आप लेके आए, मान लो मार्केट से आप चूना लेके आए, आपने चूना देखा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना लेके आए मार्केट से और उसमें आपने पानी डाल लिया। पहले चूना था बिना बुझा हुआ और उसमें पानी डाल लिया, अब वो चूना क्या हुआ, अब वो बुझ गया। मतलब अब देखो उसके गुण बदल जाएंगे कि बिना बुझे चूने को आप मार्केट से लेके आए और आपने उसमें पानी डाला तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसमें से निकलेगी ऊष्मा, नहीं निकलेगी। अब उसमें से अब आपने क्या किया, आप ठंडे चूने, अब जब वो चूना पानी डालने के बाद ठंडा हो गया, अब उस चूने में पानी डालना, क्या ऊष्मा निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो उसके गुण बदल गए और ये जो परिवर्तन हुआ अनबुझे चूने से बुझा चूना बना, तो ये परिवर्तन तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये सब परिवर्तन जिस क्रिया के द्वारा हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया।
तो आप रासायनिक अभिक्रिया को उम्मीद है समझ गए होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप चाहे हमारे साथ साथ लिख भी सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या परस्पर क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको बड़े आसानी से याद भी होगी क्योंकि नए गुणों वाला नया पदार्थ बनेगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब हम आते हैं, इसको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, तो लिखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, अब हम ये तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन इसके उदाहरण भी बहुत सारे लिख लोगे आप। जैसे आप उदाहरण लिखो, दूध से दही बनना, अनबुझे चूने से बुझा चूना बनना, कागज का जलना, तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आप इस तरह से जो भी रासायनिक परिवर्तन है उनका उदाहरण आप रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दे सकते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण क्या होती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखो, बाकी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बुक में तो बहुत सारा दे रखा है, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बनता है। और आप जानते भी होंगे उसके बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या मतलब जो है क्या उनकौन से परिवर्तन होते हैं, तो वो आप तो जानते ही होंगे, वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं रासायनिक समीकरण पे आता हूं सीधा सीधा। रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों अथवा संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे, तो रासायनिक समीकरण क्या होती है आप लिख भी लेंगे इस तरह से। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक जो बोलेंगे जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक अनबुझे चूने का उदाहरण दे रहा हूं। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। अब अनबुझे चूने में हम क्या मिलाते हैं? जल, तो हमने लिख दिया H2O। अब अनबुझा चूना कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो इसकी अवस्था लिख दो S। जल क्या होता है? लिक्विड होता है, तो इसकी अवस्था लिख दो L। और ये क्रिया करने के बाद क्या बनता है? बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। कुछ और भी तो बनता है, इसके अतिरिक्त ऊष्मा भी निकलती है, तो आप लिख दो प्लस ऊष्मा। प्लस ऊष्मा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है अनबुझा चूना है
और ये जल है, दोनों को हमने मिलाया, क्या बना? बुझा हुआ चूना। अनबुझे चूने का देखो, अनबुझे चूने में कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको हमने प्रतीकों के रूप में लिखा है। जल में H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको भी हमने प्रतीकों के रूप में लिखा है। बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हमने प्रतीकों संकेतों के रूप में लिखा है। तो ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। अब इस रासायनिक समीकरण में हम देखें, इधर वाले जो पदार्थ हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इनके नाम लिख लो। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? जल है आपका, बहुत पहले से पता होगा आपके लिए। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, तो आपने इसमें देखा कि ये एक रासायनिक समीकरण है। देखो, हमने प्रतीकों में संकेतों के रूप में लिख दिया, तो ये एक रासायनिक समीकरण है। और ये देखिए, अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम जानते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर पहले हम जानते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ना पढ़ा होगा तो मैं आज बता दे रहा हूं आपके लिए। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, रासायनिक, आपने सुना होगा रासायनिक संयोग के नियम। आपने 9th क्लास में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो आज मैं बता दे रहा हूं। रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं? रासायनिक संयोग के नियम जो होते हैं, रासायनिक संयोग के दो नियम होते हैं, एक तो द्रव्यमान संरक्षण नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। तो जो पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उस नियम को ध्यान में रखते हुए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कैसे? कि भाई आपको पता होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ना तो घटेगा, अर्थात पूरी अभिक्रिया हो जाएगी, ना द्रव्यमान बढ़ेगा ना द्रव्यमान घटेगा। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का अगर हम नियम देखें कि भाई अगर आप इसको अनबुझे चूने को मार्केट से 5 किलो लेके आए, कितना लेके आए? 5 kg, 5 किलोग्राम चूना लेके आए मार्केट से आपने उसमें 2 किलो पानी मिलाया। 5 किलो चूना, 2 किलो पानी, दोनों को मिलाया तो ये घोल बनेगा आपका, तो ये आपका 7 किलो बनेगा। यानी ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना द्रव्यमान घटेगा। तो ऐसी, इसलिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा तो होता नहीं है कि द्रव्यमान बढ़ जाए या घट जाए। तो लोगों ने भाई सोचा कि भाई अब तो इसको हम कैसे दर्शाएं। अब यहां अगर रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो उसमें तो जो प्रतीक और जो भी रासायनिक समीकरण में जो भी प्रतीक लिखे गए तत्वों के प्रतीक, परमाणु, जो परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो थोड़ी इधर उधर घट बढ़ जाती है। तो इसको नियम को, द्रव्यमान संरक्षण नियम को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को उन्होंने कहा कि भाई संतुलित करना आवश्यक है। अगर आप सही रूप से, अगर आप विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखेंगे तो इसको संतुलित करना आवश्यक है। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे देंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो आप लिखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा, अर्थात नया द्रव्यमान कहीं बाहर से बढ़ेगा, और ना ही द्रव्यमान घटेगा। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम को ध्यान में रखते हुए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या है तथा रासायनिक समीकरण क्या है तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आप इतना सा याद रखिए, बाकी आप सब लिख देंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप इतना याद रखिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आप 1.5 लाइन ये याद रखिए, पूरा उत्तर आपकी मुट्ठी में है। अब आप उसको जितना चाहे उतना बढ़ा के लिख देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ना तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान मतलब बढ़ेगा ना ही घटेगा,
अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान रहेगा। इस प्रकार इस नियम को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आप जितना चाहो उतना बड़ा चढ़ा के लिख दे, उसके आप जितना चाहो उसको डिटेल में लेंदी करके लिख दे। आप 1.5 लाइन ध्यान में रखिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से या द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन ना हो, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का उल्लंघन ना हो, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आप इतना से याद रखेंगे तो आप उसमें सब आपके पूरा आंसर उसके आपकी मुट्ठी में, आप पूरा आंसर उससे समझ जाएंगे। आइए अब देखते हैं, जैसे मान लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करके जैसे हम देखें, जैसे मान लिया हम इसी समीकरण को मान लें। इसमें देखिए पहले इधर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम इसमें 1 है, इधर कैल्शियम का 1 है, तो कैल्शियम देखो इधर भी एक अकेला है, इधर देखो O 1 है, इधर O देखो कितना हो रहा है, इधर O 2 हो रहा है, और इधर O कितना हो रहा है, 1 OJ और 1 OG, तो O कितने हो गए टोटल 2। H देखो यहाँ H2 है, H इधर भी 2 है, तो इसमें सब कुछ बराबर है दोनों तरफ। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब संतुलित का ये पहले से ही संतुलित है, तो इसको कुछ भी इसमें चेंज करना आप जरूरत हमने तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण के बाद अब हम आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझते हैं। आइए हम तो रासायनिक अभिक्रियाओं का सबसे पहला प्रकार होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, योगात्मक अभिक्रिया से तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप योगात्मक अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है योग हो रहा है, योग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई दो पदार्थ मिलकर या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाएं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि अनबुझा चूना और पानी मिलकर बुझे चूने को बनाता है, तो अनबुझा चूना और पानी 2 मिले और बना कितना? केवल 1 बुझा चूना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया होगी। यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे मान लो आपने देखा है अक्सर खूब देखे होंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्सीजन, ये अभिक्रिया खूब देखी होगी। इसके बाद H2 प्लस O2 H2O, तो ये सब किस अभिक्रिया के उदाहरण है? ये सब आपके योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आइए हम देखते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करें तो यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो, जैसे हम एक उदाहरण कोई ले लो, जैसे हमने देखा है अनबुझा चूना और पानी मिलकर बुझे चूने का निर्माण करता है। जैसे
अनबुझे चूने और पानी की क्रिया से या जल की क्रिया से, जल की क्रिया से बुझा चूना बनता है या बुझे चूने का निर्माण। बुझे चूने का निर्माण मतलब अनबुझा चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या मिलाते हैं? जल, H2O। क्या बनता है? बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलती है? ऊष्मा। अब देखिए, ये तो मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये उदाहरण अक्सर आपने देखा भी होगा। जब आपने देखा होगा कि दीवारों पे पेंट करते हैं, दीवारों पे पेंट होती है तो मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, अनबुझा चूना खरीद के लाते हैं और उसमें जब पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है। ये आपने देखा होगा, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण लिख दिया। तो वहां पर पानी डालने से क्या बनता है? बुझे चूने का घोल बनता है और उसी चूने का क्या करते हैं? पुताई करने वाले क्या करते हैं? उसी चूने का लेप करते हैं इस तरह से। तो वहां पर हम देखते हैं तो कौन सी क्रिया होती है वहां पर? भाई अनबुझा चूना और जल मिला और बुझा चूना बना और उसमें से ऊष्मा भी तो निकलती है। आपने देखा होगा जब पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो दो पदार्थ मिले। अब कुछ लोगों के समझ में आ रहा है सर ऊष्मा भी बन रही है। वे ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो ये दो पदार्थ मिले और एक बना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये आपकी योगात्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? योगात्मक क्रिया। इसके अलावा अन्य उदाहरण आप लिख सकते हैं कि C+O2 बराबर CO2, H2+O2 बराबर H2O, मतलब सॉरी ये इधर देखिए, ये क्या बनता है? H2O। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हमने कहा, अभी बताया था आपको बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को आप संतुलित करना है तो आप सबसे ज्यादा परमाणु वाले यौगिक पर ध्यान दो। क्योंकि इसमें H2O सबसे पहले बैलेंस करो। H में H2 है, यहाँ H2 है, O1 है, यहाँ O2 है। तो पहले तो इनका जो डिसबैलेंस है खत्म करो उसके लिए। तो 2 हैं तो इधर भी O2 करने के लिए हमने 2 इधर लगा दिया। अब देखिए गलती से ये मत कहना हम यहाँ नहीं लगा सकते कुछ भी। हम जो भी लिखेंगे, जो भी लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे आगे, हम यहाँ नहीं लगा सकते कुछ भी। तो हमने इधर 2 लिख दिया। अब देखिए O तो डबल हो गया, लेकिन O के चक्कर में देखो H कितने हो गए? 2 दूनी 4, H भी तो 4 हो गए। अब H 4 हो गए तो यहाँ H 2 है तो इधर भी 2 लगा दो, अब H भी 4 हो गई। तो ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस हो गई। तो ये हमने लिख दिए 3 उदाहरण, ये लिख दिया आपके योगात्मक क्रिया के उदाहरण। इसके अलावा जहां पे भी आपको ये लगे कि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, वहां पर आंखें बंद करके लिख दो योगात्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य उदाहरण भी आप बहुत सारे ले सकते हो। तो देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो उम्मीद है आपको जितना मैंने कराया उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके अलावा जो अगला पार्ट है, मतलब जो शेष जो बचा हुआ पार्ट का जो शेष है, जो शेष भाग है पार्ट का, तो वो हम अगले पार्ट में आपको पूरा करा देंगे। और हमारे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।